OLE, the utopian world of online education. Hello class, welcome to OLE. This is your math class. In the last lecture of determinants, हमने क्या पढ़ा था? How to expand a determinant of order 3 into 3. 2 into 2 का तो आसान सा होता है. कैसे करते हैं 2 into 2 का expansion? If D is a determinant of order 2 into 2, say it is AB first row and CD second row, then what is the value of the determinant? It's a पहले हम क्या multiply करेंगे? Principal diagonal के element AD and minus product of the elements of off diagonal. This is the way how to expand a determinant of order 2 into 2. Similarly, determinant अगर 3 into 3 order की है, let delta be the determinant. Say it is of order 3 into 3. A, B, C first row, L, M, N second row, P, Q, R third row. तो हम लोग ने सीखा था कैसे एक्सपेंड करना है. देयर आर 6 ways to expand a determinant of order 3 into 3. फर्स्ट रो के अलॉन्ग करेंगे तो फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री एंड इनटू करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर प्लस सेकंड एंट्री इनटू करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर प्लस थर्ड एंट्री इनटू करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर. दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट. सिमिलरली इन द प्ले फर्स्ट रो की जगह आप सेकंड रो भी ले सकते हैं, थर्ड रो भी ले सकते हैं. देयर आर 3 वेज. फर्स्ट कॉलम ले सकते हैं, सेकंड कॉलम ले सकते हैं एंड थर्ड कॉलम ले सकते हैं. हम लोग ने इस पे एग्जांपल किए थे. 2-3 वे से हम लोग ने एक्सपेंड किया था. वी गेट हमें जो रिजल्ट आया था सेम आया था इन ऑल द जितने भी केसेस किए थे. तो अगर हम 6 डिफरेंट वे अप्लाई करें टू एक्सपेंड अ डिटरमिनेंट हमें हर बार सेम रिजल्ट आएगा. अच्छा ये बताइए, इफ अ रो इज जीरो, मतलब ऑल द एंट्री ऑफ अ रो इज जीरो या ऑल द एंट्रीज ऑफ अ कॉलम इज जीरो, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट? अगर इस तरह से एक डिटरमिनेंट है जिसकी एक रो, कोई भी एक रो हो सकती है, फर्स्ट रो या सेकंड रो या थर्ड रो, या एक कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम इज जीरो, जीरो जीरो जीरो, एंड टेक A, B, C second row, P, Q, R third row. If we expand along the first row, जिस भी रो या जिस भी कॉलम में सारी एंट्री जीरो है उसी के अलॉन्ग एक्सपेंड करें. जीरो इंटू कोफैक्टर, जीरो इंटू कोफैक्टर, से कोफैक्टर इज A11, दिस इज A11 स्मॉल A11, उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A11 प्लस जीरो इंटू इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A12 प्लस जीरो इंटू इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A13. तो दिस रिजल्ट इज जीरो. इट मींस अगर एक रो या एक कॉलम जीरो है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी. नाउ हम लोग डिटरमिनेंट कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं? इफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड टू द करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर एंड ऐसे जितने भी प्रोडक्ट बने उनका सम, वही एक डिटरमिनेंट होती है. दैट इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट. क्या होगा अगर हम मान लीजिए फर्स्ट रो की एलिमेंट ले रहे हैं बट कोफैक्टर सेकंड रो के ले रहे हैं और प्रोडक्ट करके सम कर रहे हैं, व्हाट विल बी द रिजल्ट? चेक करते हैं. इफ वी टेक एंट्रीज ऑफ फर्स्ट रो और उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज में सेकंड या थर्ड रो के कोफैक्टर इनटू कर रहे हैं, ए इनटू कोफैक्टर ऑफ एल. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एल? इट इज जस्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट. तो इट इज, इसको कैसे डिनोट करेंगे? A21. तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा? A21 कैपिटल प्लस B इंटू कोफैक्टर ऑफ M. इट्स पोजीशन इज सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है तो कोफैक्टर यू विल राइट A22 प्लस C इंटू कोफैक्टर ऑफ N. इट इज द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज A23. ये रिजल्ट क्या होगा जब फर्स्ट रो के एंट्रीज को उसी के कोफैक्टर से इनटू करके सम करते हैं? दिस गिव्स द डिटरमिनेंट. लेकिन फर्स्ट रो की एंट्रीज को सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करें तो ये रिजल्ट क्या आएगा? सिमिलरली हम सेकंड की जगह थर्ड रो के भी कोफैक्टर ले सकते थे. तो कैसे लिखते हैं कोफैक्टर? A21 कोफैक्टर हम चेंज करते हैं माइनर में. किस तरह से याद होगा आपको? Aij इज कोफैक्टर करस्पॉन्डिंग टू स्मॉल aij और ये होता है माइनस Mij इफ I प्लस j इज ऑड एंड प्लस Mij यानी कि Aij Mij सेम होता है इफ I प्लस j इज इवन. तो A21 I प्लस j ऑड आ रहा है तो A21 अगर ऑड आ रहा है तो इट इज माइनस M ऑफ 21. तो A माइनस M21. यहाँ पे सफिक्स का सम पॉजिटिव आ जाए, सफिक्स का सम इवन आ रहा है 2 प्लस 2, इट्स इवन.
तो A22 is M22, C into OT, C into A23, 2 plus 3, it's odd, तो इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या हो जाएगा -M23। अब हमें कोफैक्टर निकालने, अब हमें माइनर निकालने आता है। कैसे निकालते हैं माइनर? जो भी जिस भी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग माइनर चाहिए उससे पास होने वाली रो एंड कॉलम को हाइड कीजिए। अब जो डिटरमिनेंट बचती है दैट इज कॉल्ड माइनर करस्पॉन्डिंग टू द दैट टर्म या उस एंट्री के करस्पॉन्डिंग। तो -a इंटू M21 इसके करस्पॉन्डिंग आपको लिखना है माइनर। तो ये कॉलम एंड ये रो कैंसिल हुआ तो क्या डिटरमिनेंट बच रही है BCQR प्लस B इंटू माइनर ऑफ M, M22 मीन्स माइनर ऑफ M, तो ये रो ये कॉलम कैंसिल किया तो डिटरमिनेंट इज ACPR माइनस प्लस माइनस माइनस C इंटू M23, तो N के करस्पॉन्डिंग माइनर, तो ये रो और ये कॉलम हाइड किया ABPQ। अब दीज आर द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2 जो हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। -A इंटू BR माइनस QC प्लस B इंटू AR माइनस PC माइनस C इंटू AQ माइनस PB, मल्टीप्लाई कीजिए -ABR माइनस माइनस प्लस ACQ प्लस ABR प्लस माइनस माइनस BCP माइनस ACQ माइनस माइनस प्लस BCP। देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, -ABR प्लस ABR इज 0, कट गया, प्लस ACQ माइनस ACQ ये भी कैंसिल हो गया, माइनस BCP प्लस BCP कैंसिल, ऑल द टर्म्स कैंसिल हो गए, इट मींस इट्स वैल्यू इज 0। तो दिस रिजल्ट इज ट्रू ऑलवेज। अगर हमने फर्स्ट रो के एंट्रीज को करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ सेकेंड रो के लिए तो उनके प्रोडक्ट का सम 0 आया, तो अगर हम फर्स्ट रो की एंट्रीज को थर्ड रो के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करें देन आल्सो द सम इज 0, या सेकेंड रो की एंट्रीज को थर्ड रो के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करें देन अगेन द सम इज 0। सिमिलरली कॉलम्स के लिए भी ट्रू है। तो जब हम किसी रो की एंट्रीज को उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करते हैं दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। बट अगर किसी रो या कॉलम की एंट्रीज को किसी अदर रो या कॉलम की करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करें द सम इज ऑलवेज 0। दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। समझ में आया? तो जब भी किसी रो या कॉलम की एंट्रीज को उसके किसी अदर रो या अदर कॉलम के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करें रिजल्ट इज 0, डायरेक्टली यू कैन यूज इन द क्वेश्चंस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, और इसी पे बेस्ड ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, very first property, property number 1, rows and columns of a determinant are interchanged then the value of determinant remains same। value of determinant नहीं बदलेगी। this is the first property, if the rows and columns of a determinant are interchanged the value of determinant remains same। remains same या or you can say unchanged। what is meaning? if रोज को कॉलम बना दे और कॉलम्स को रो बना दे डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं बदलेगी। रीजन क्या है इसके पीछे? जो आपने एक्सपेंशन पढ़ा डिटरमिनेंट का, दैट इज द रीजन। समझते हैं कैसे? एंड दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो नोन एज ट्रांसपोज प्रॉपर्टी। रिमार्क करके लिखिए,
दिस प्रॉपर्टी is known as transpose property. Transpose means interchanging rows and column. ट्रांसपोज का मतलब ही यही होता है कि रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कीजिए, और ट्रांसपोज प्रॉपर्टी ये कहती है कि रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं बदलेगी, इट विल बी सेम. तो if delta is the determinant of order 3, a b c is first row, second row we have taken lmn and third row pqr. अगर रो को कॉलम बनाए, कॉलम को रो बनाए, अब जो डिटरमिनेंट मिलेगी, फिलहाल हम कह रहे हैं दिस इज डेल्टा डैश, हमने कहा डिटरमिनेंट कुछ अलग है, रोज को कॉलम्स में चेंज कर रहे हैं. तो ए बी सी फर्स्ट रो थी, वी आर टेकिंग ए बी सी फर्स्ट कॉलम नाउ, एलएमएन सेकेंड कॉलम बना लिया एंड पी क्यू आर थर्ड कॉलम. अब ये जो डिटरमिनेंट मिल रही है, जो इंटरचेंज करके मिल रही है, डेल्टा डैश, डेल्टा डैश और डेल्टा में क्या रिलेशन है, बोथ आर सेम, दिस इज द प्रॉपर्टी. डेल्टा वी आर एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो. अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, किसी के अलोंग भी कर सकते हैं, ऑलरेडी वी नो किसी भी तरीके से करें वी विल गेट द सेम रिजल्ट. तो वी आर एक्सपेंडिंग डेल्टा अलोंग फर्स्ट रो. ए इंटू क्या करते हैं, ए इंटू ए का कोफैक्टर, कोफैक्टर फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर और माइनर सेम होते हैं, तो डायरेक्टली यू कैन राइट माइनर. और सेकेंड बी इंटू बी का कोफैक्टर, अब बी का जो कोफैक्टर होगा नेगेटिव टाइम्स होगा माइनर के, तो आप बी की जगह माइनस बी यूज करके डायरेक्टली माइनर लिख सकते हैं. सी इंटू सी का कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ सी पॉजिटिव होगा, तो सी इंटू सी का माइनर, कोफैक्टर एंड माइनर सेम आएंगे, सी इंटू सी का माइनर, डायरेक्टली यू कैन राइट. तो माइनर या माइनर कैसे लिखते थे, अगर ए इंटू ए का माइनर लिखना है तो यू विल हाइड द रो पासिंग थ्रू, रो एंड कॉलम पासिंग थ्रू ए से पास होने वाली रो और कॉलम को हाइड किया, एम एन क्यू आर. अब ये 2 इंटू 2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट है, डायरेक्टली यू कैन राइट इट्स वैल्यू, एम आर माइनस क्यू एन, एम आर माइनस क्यू एन. अब b इंटू बी का कोफैक्टर, और कोफैक्टर b का कोफैक्टर नेगेटिव ऑफ माइनर के इक्वल होगा, तो यू विल राइट हियर माइनस बी इंटू माइनर. माइनर कैसे लिखेंगे, ये रो और कॉलम को हाइड किया, एल एन पी आर, एल एन पी आर, तो एल आर माइनस पी एन प्लस सी इंटू सी का कोफैक्टर, और सी का कोफैक्टर और माइनर सेम होगा बिकॉज सफिक्स का सम इवन आ रहा है. तो माइनर कैसे लिखेंगे, सी से पास होने वाली रो और कॉलम को हाइड कीजिए, तो एल एम पी क्यू, तो एल क्यू माइनस पी एम. तो एक्सपेंड दिस, ए इंटू एम आर माइनस ए क्यू एन माइनस बी एल आर माइनस माइनस प्लस बी पी एन प्लस सी एल क्यू माइनस सी पी एम डेल्टा डैश. अब डेल्टा डैश को हम एक्सपेंड कर रहे हैं फर्स्ट रो की बजाय फर्स्ट कॉलम से कीजिए. रीजन क्या है, हम तो जानते हैं कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग करें वी विल गेट द सेम रिजल्ट. तो एबीसी फर्स्ट रो थी, यहाँ पे भी एबीसी ले रहे हैं विच इज सेकंड फर्स्ट कॉलम, तो एक्सपेंडिंग डेल्टा डैश अलोंग फर्स्ट कॉलम. तो ए इंटू ए के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, और ए का कोफैक्टर और माइनर सेम होगा बिकॉज सफिक्स का सम इवन आ रहा है, तो हाइड द रो एंड कॉलम पासिंग थ्रू ए. तो क्या बचेगा, एम आर माइनस क्यू एन माइनस बी. अब बी का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर और माइनर में क्या रिलेशन होगा, दे विल बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर, सफिक्स का सम ऑड आ रहा है, तो बी, तो क्योंकि वैसे तो मल्टीप्लाई हम करते हैं कोफैक्टर, बट कोफैक्टर ऑफ बी इज नेगेटिव ऑफ माइनर, तो नेगेटिव साइन लगा दी इनटू माइनर, तो ये रो और कॉलम हाइड किया, एल आर माइनस पी एन प्लस सी इंटू सी का कोफैक्टर. अब सफिक्स का सम इवन आ रहा है तो कोफैक्टर एंड माइनर सेम होगा, तो वी विल गिव पॉजिटिव साइन. तो ये रो और कॉलम हाइड किया, एल क्यू माइनस एम पी, एल क्यू माइनस पी एम या एम पी, एक्सपेंड कीजिए, ए एम आर माइनस ए क्यू एन
माइनस बी एल आर माइनस माइनस प्लस बी पी एन प्लस सी एल क्यू माइनस सी पी एम। चेक कीजिए डेल्टा और डेल्टा जैसे डिफरेंट है या सेम है। ए एम आर माइनस ए क्यू एन, यस, माइनस बी एल आर, करेक्ट, बी पी एन सी एल क्यू माइनस सी पी एम। तो देयरफॉर डेल्टा एंड डेल्टा डैश आर इक्वल। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। क्या कहती है फर्स्ट प्रॉपर्टी? अगर रो और कॉलम इंटरचेंज करें डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 2, ये थी प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 2 क्या है? प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 1 कहती है अगर रो और कॉलम इंटरचेंज करें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहती है। प्रॉपर्टी 2 सेज इफ वी इंटरचेंज ओनली टू रोज, इंटरचेंज करें टू रोज को आपस में या एनी टू कॉलम इंटरचेंज करें, डिटरमिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी, ओनली इसकी साइन बदलेगी, ओनली इट चेंजेस इट्स साइन। तो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 2। इफ टू रोज आर टू कॉलम्स of a determinant are interchanged, the value of determinant is unchanged, only its sign is changed। अगर डिटरमिनेंट की ओरिजिनल वैल्यू, अगर रो और कॉलम इंटरचेंज करने से पहले अगर 6 आ रही है, तो अगर टू रोज इंटरचेंज करें न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी, बट साइन जरूर बदलेगी, साइन बदल जाएगी। तो इंटरचेंज करने से जो डिटरमिनेंट मिलेगी इसकी वैल्यू आएगी -6। दिस इज द प्रॉपर्टी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी, ओनली साइन बदलेगी। कब? इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज और एनी टू कॉलम। दैट इज, समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। इफ डेल्टा इज अ डिटरमिनेंट, सेम डिटरमिनेंट ले रहे हैं, ए बी सी फर्स्ट रो, एल एम एन सेकेंड रो, पी क्यू आर थर्ड रो, एंड डेल्टा डैश फिलहाल हम कह रहे हैं अनदर डिटरमिनेंट है जो कि हम टू रोज को इंटरचेंज करके मिल रही है। तो कोई भी दो रो इंटरचेंज कर सकते हैं। वी कैन इंटरचेंज फर्स्ट सेकंड, वी कैन इंटरचेंज फर्स्ट थर्ड, और वी कैन इंटरचेंज सेकंड थर्ड। तो वी आर इंटरचेंजिंग हियर फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट रो एंड सेकंड रो को इंटरचेंज किया, एल एम एन फर्स्ट रो हो जाएगी, ए बी सी सेकंड रो, एंड पी क्यू आर थर्ड रो एज इट इज। तो ये जो हमें डिटरमिनेंट मिल रही है डेल्टा डैश, टू रोज को इंटरचेंज करके या टू कॉलम्स भी इंटरचेंज कर सकते हैं। अब डेल्टा और डेल्टा डैश में क्या रिलेशन होगा? डेल्टा एंड डेल्टा डैश न्यूमेरिकली इक्वल है, इन साइन दे आर अपोजिट। तो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डैश या डेल्टा डैश इज इक्वल टू माइनस डेल्टा। दिस इज द रिलेशन। अगेन आप प्रूव कर सकते हैं इसका कैसे? तो डेल्टा को एक्सपेंड कीजिए अलोंग फर्स्ट रो। डेल्टा हम एक्सपेंड कर रहे हैं फर्स्ट रो के अलोंग, अभी आपको सीखा था। तो ये डेल्टा एक्सपेंड किया हुआ है, वी आर नॉट एक्सपेंडिंग अगेन। तो ये डेल्टा हमारे पास है। नाउ डेल्टा डैश वी आर एक्सपेंडिंग अलोंग, डेल्टा किसके अलोंग एक्सपेंड किया है? फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में क्या था? एबीसी। तो अभी भी हम एबीसी के अलोंग ही एक्सपेंड करें, विच इज सेकंड रो। तो सेकंड रो के अलोंग कैसे एक्सपेंड करेंगे? ए इंटू ए का कोफैक्टर, और ए की पोजीशन क्या है? इट इज द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सफिक्स का सम ऑड आया, तो कोफैक्टर और माइनर एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर हम डायरेक्टली माइनर लिखें तो इट इज माइनस साइन अटेंड करेगा, क्योंकि कोफैक्टर इज नेगेटिव ऑफ माइनर करेस्पॉन्डिंग टू ए। तो माइनर कैसे मिलता है आपको पता है, ये रो और कॉलम को हाइड किया, एम आर माइनस क्यू एम। बी इंटू बी का कोफैक्टर, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो सफिक्स का सम इवन आया, तो कोफैक्टर माइनर सेम हो जाएगा, तो प्लस बी यू विल राइट। अब बी से पास होने वाली रो और कॉलम को हाइड किया, दिस रो और ये कॉलम हाइड किया, एल आर माइनस पी एन। अब C इंटू सी का कोफैक्टर,
कोफैक्टर और माइनर फिर एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो यू विल राइट माइनस सी। अब सी से पास होने वाली रो और कॉलम को हाइड किया, एल क्यू माइनस पी एम। ये रो और ये कॉलम हाइड कर रहे हैं, एल क्यू माइनस पी एम। एक नेगेटिव कॉमन, पूरी से नेगेटिव कॉमन ले लिया, तो ए नेगेटिव कॉमन लिया, ए एम आर माइनस ए क्यू एन। वी हैव टेकन नेगेटिव कॉमन, तो ये माइनस बी बन जाएगा, तो माइनस बी एल आर माइनस माइनस प्लस बी पी एन, एंड माइनस कॉमन लिया है तो ये पॉजिटिव हो गया, सी एल क्यू प्लस सी एल क्यू माइनस सी पी एम। चेक कीजिए क्या रिलेशन आ रहा है डेल्टा और डेल्टा डैश में, ए एम आर माइनस ए क्यू एन माइनस बी एल आर प्लस बी पी एन प्लस सी एल क्यू माइनस सी पी एम। यस, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, डेल्टा आ गया, वी आर एक्सपेंडिंग डेल्टा डैश माइनस एंड दिस क्वांटिटी इज डेल्टा, तो डेल्टा डैश इज माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा, डेल्टा डैश इज माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 2। क्या है प्रॉपर्टी नंबर 2? If we interchange only two rows or two columns, डिटरमिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी, सिर्फ और सिर्फ इसकी साइन बदलेगी। वी आर टेकिंग एन एग्जांपल, विदाउट एक्सपेंडिंग show that the complex number defined as z is equal to 2 4 minus iota 2 by 3 plus 2 iota 4 plus iota minus 3 1 by 2 plus 3 iota 2 by 3 minus 2 iota 1 by 2 minus 3 iota plus 5 is a purely real, a complex number। आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा है लास्ट क्लास में, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल भी हो सकता है, प्योरली इमेजिनरी भी हो सकता है, एंड इट मे बी इमेजिनरी। तो प्योरली रियल मीन्स if the complex number is purely real, purely real कब होता है, a is said to be real part, b is said to be imaginary part, iota जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है that is said to be imaginary part। purely real होगा if imaginary part is zero, that is b is zero। purely real होगा, purely real, now purely imaginary होगा if real part is zero, that is a is zero, and only imaginary कहेंगे if b is not zero। रियल पार्ट कुछ भी हो सकता है बट इमेजिनरी पार्ट नॉट जीरो होना चाहिए, रियल पार्ट जीरो हो नॉट जीरो हो कोई इशू नहीं। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होता है, व्हेन रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट जीरो है, और प्योरली इमेजिनरी कब होता है, जब रियल पार्ट जीरो है। तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू शो z इज अ प्योरली रियल। अच्छा एक और कंसेप्ट है, इफ z हमारा प्योरली रियल है, z बार, व्हाट इज z बार, z बार इज कंजुगेट ऑफ z, दैट इज अगर z है a प्लस आयोटा b, दिस इज a माइनस आयोटा b। b इज जीरो, अगर प्योरली रियल है देन b इज जीरो, वी आर सब्ट्रैक्टिंग z एंड z बार, z एंड z बार का डिफरेंस क्या होगा, 2 आयोटा b। इफ b is 0 means 2 iota b is 0 means z minus z bar 0 या z is equal to z bar। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कंजुगेट के इक्वल आ रहा है, द कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। सिमिलरली इफ z प्लस z बार 0 आ जाए देन z इज प्योरली इमेजिनरी, pi मीन्स प्योरली इमेजिनरी। इसी तरह आप कर लेंगे, सम कीजिएगा, प्योरली रियल के लिए क्या कंडीशन है, a 0, सम करेंगे यू विल गेट 2a। if a is not 0 2a is not 0, if a is 0 then 2a is 0 means z plus z bar is 0,
तो z प्लस जेड बार जीरो आता है तो कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है? प्योरली इमेजनरी। z माइनस जेड बार जीरो या z इक्वल टू जेड बार आ जाए, कैन वी से द कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट यूज करने की कोशिश करेंगे। z इज गिवन, वी हैव टू शो z बार एंड z इक्वल है। अगर ऐसा शो कर पाते हैं तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि z एक प्योरली रियल नंबर है। चलिए, z बार आपको पता है कैसे निकालते हैं? z बार इज द कंजुगेट ऑफ z। तो z is given z bar. What is the z bar? Write the conjugate of all the complex part. 2, 4 plus iota, 2 by 3 minus 2 iota, 4 minus iota minus 3, 1 by 2 minus 3 iota, 2 by 3 plus 2 iota, 1 by 2 plus 3 iota, and it's a 5. This is z bar. अब हम लोग ने पढ़ा प्रॉपर्टी नंबर 1 सेज अगर हम रो और कॉलम को इंटरचेंज करें डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती है एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ट्रांसपोज प्रॉपर्टी। अच्छा, ट्रांसपोज प्रॉपर्टी डेल्टा अगर ओरिजिनल डिटरमिनेंट है तो ट्रांसपोज वी डिनोट एज डेल्टा टू पावर टी, रीड एज डेल्टा ट्रांसपोज। डेल्टा ट्रांसपोज डेल्टा के इक्वल होता है, दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 1। डेल्टा ट्रांसपोज मींस रो और कॉलम इंटरचेंज करने से जो डिटरमिनेंट आई वो ओरिजिनल डिटरमिनेंट के इक्वल है। तो जेल अगर यहाँ पे डेल्टा की जगह जेड बार डिटरमिनेंट है तो जेड बार ट्रांसपोज अगर हम निकालें कैसे मिलेगा? जेड बार ट्रांसपोज, जेड बार ट्रांसपोज रो और कॉलम को इंटरचेंज करके मिलेगा। तो इंटरचेंज कीजिए, 2 4 प्लस आयोटा 2 by 3 माइनस 2 आयोटा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बनाइए, 4 माइनस आयोटा माइनस 3, 1 by 2 माइनस 3 आयोटा। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाएंगे, 2 by 3 प्लस 2 आयोटा, 1 by 2 प्लस 3 आयोटा एंड 5। प्रॉपर्टी 1 क्या कह रही है? डेल्टा ट्रांसपोज डेल्टा के इक्वल होता है, तो डेल्टा की जगह जेड बार ले रहे हैं, जेड बार ट्रांसपोज जेड बार के इक्वल होगा। तो सिंस जेड बार ट्रांसपोज इज जेड बार, देयरफॉर जेड बार इज इक्वल टू क्या हो गया? जेड बार, इसको हम जेड बार ट्रांसपोज को जेड बार भी कह सकते हैं। तो जेड बार हो गया ये डिटरमिनेंट 2 4 माइनस आयोटा 2 by 3 प्लस 2 आयोटा 4 प्लस आयोटा माइनस 3 1 by 2 प्लस 3 आयोटा 2 by 3 माइनस 2 आयोटा 1 by 2 माइनस 3 आयोटा 5। दिस इज जेड बार। और जेड हमें क्या गिवन था? व्हाट इज जेड गिवन? क्या ये जेड के इक्विवेलेंट बन रहा है? 2, ठीक है, 4 माइनस आयोटा 2 by 3 प्लस 2 आयोटा, ओके, 4 प्लस आयोटा माइनस 3 1 by 2 प्लस 3 आयोटा, 2 by 3 माइनस 2 आयोटा 1 by 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 5। यस, ये हमारा जो आ रही है डिटरमिनेंट, इट इज जेड। जो जेड गिवन है वही तो है। तो जेड बार वी हैव शोन जेड बार इज इक्वल टू जेड। अगर जेड बार जेड के इक्वल होता है मींस जेड इज प्योरली रियल, देयरफॉर जेड इज प्योरली रियल। एंड यही हमें प्रूव करने को बोला था, विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट जेड इज प्योरली रियल। जेड बार इज इक्वल टू जेड, इट मींस जेड इज प्योरली रियल। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगते हैं, एक्चुअल में डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं होते हैं। अगर आपको कंसेप्ट पता है आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर प्योरली इमेजनरी कहता तो हमें क्या करना होता? जेड बार इज इक्वल टू माइनस जेड शो कर देते। जेड प्लस जेड बार जीरो मींस जेड बार इज इक्वल टू माइनस जेड अगर आ जाता तो जेड हम क्या कंक्लूड करते? प्योरली इमेजनरी है। तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नंबर 3 4 वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।